हेलो दोस्तों, हमारा सीरीज जो चल रहा था प्राचीन इतिहास का चल रहा था। प्राचीन इतिहास में हमने 300 प्रश्न कराने का वादा किया था, जिसमें से 50 MCQ हमने कराया था किरण पब्लिकेशन का सेट से। तो 50 के बाद आगे 25 और आज करने वाले हैं। 2 लेक्चर मेरा पहले अपलोड हो चुका है, आज तीसरा लेक्चर आज अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 50वां नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। पाणिनि पूछ रहा है कौन था। पाणिनि को हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। पाणिनि को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। पाणिनि का किताब का नाम पूछे तो नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अच्छा, इस बुक अष्टाध्यायी से हमें मौर्य वंश और महाजनपद काल का पता चलता है। तो अब आप ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। पाणिनि क्या था? एक खगोल शास्त्री थी, एक व्याकरण शास्त्री थी। अभी अभी हमने आपको बताया कि पाणिनि को हम लोग कहते हैं संस्कृत व्याकरण का पिता। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक व्याकरण शास्त्री थी। पाणिनि कौन थी? एक व्याकरण शास्त्री थी। चलिए 51 नंबर का प्रश्न है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो चलिए, तो कहता है कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से जगह से हमको मिला है, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो चलिए मैं इसको समझाने के लिए आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है मोहना। क्या नाम है भैया? मोहना। मोहना है पुरोहित। क्या है? पुरोहित। अब पुरोहित है तो रोज़ सुबह उठ करके क्या करता होगा? स्नान करता होगा, पूजा वूजा करता होगा। तो स्नानागार, पुरोहित है तो पूजा करता होगा, पूजा करने नहाता होगा, नहाता स्नानागार। अगर पूछे कि स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहना से मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, अब पुरोहित है, ब्राह्मण है, पूजा करता है तो खाइतो तो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा खाता होगा तो अगर पूछे कि अन्नानागार, तो अन्नानागार, विशाल अन्नानागार कहाँ से मिला है, तो भी मोहनजोदड़ो। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर आपको पानी का बात दिख जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ भी पानी का बात करें तो 110% मोहनजोदड़ो या धौलावीरा उसका आंसर होता है। चलिए 51 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्न की ओर। 52 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक किस वंश के थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश का स्थापना पूछे किसने किया था, तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार था। बिंदुसार को हम लोग कहते हैं भद्रसार। बिंदुसार को हम लोग एक नाम से जानते हैं, भद्रसार। भद्रसार। बिंदुसार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भद्रसार के नाम से जानते हैं। चलिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अच्छा, इस बिंदुसार को टोटल 100 पुत्र था। कितना पुत्र था? 100 पुत्र था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो उसका पिता कौन होगा? तो बिंदुसार ना होगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। कौन होगा? बिंदुसार। चलिए 53 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता का पूछ रहा है जो औजार और हथियार था वो किसका बना होता था? ऑप्शन 1 पाषाण पात्र का बना होता था। ऑप्शन 2 है पाषाण व ताम्र का बना होता था। ऑप्शन 3 है ताम्र, कांस्य एवं लोह का बना होता था। ऑप्शन 4 है ताम्र, टीन एवं कांस्य का बना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तांबा, कांस्य, लोहा से सिंधु, हमने आपको बताया था सिंधुवासी लोहा और तलवार से परिचित नहीं था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा। ताम्र, टीन, हाँ, तांबा और टीन को जब मिला देते हैं तो क्या हमारा बन जाता है? कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। कांसा बन जाता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किसका बने होते थे? ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने होते थे। चलिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमण है, मतलब वेदों का सही कालक्रम है। तो ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद पूछे, सबसे पहले कौन वेद लिखा गया था? तो ऋग्वेद लिखा गया था। और सबसे अंतिम में कौन लिखा गया था? तो अथर्ववेद लिखा गया था। तो सबसे पहले देख रहे हैं ऋग्वेद। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें ऋग लग लेना है।
तो सबसे अंतिम में कौन वेद लिखा गया था? अथर्व। तो अथर्व देखने गए थे एकमात्र, अच्छा शुरू में ऋग लास्ट में अथर्व, तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको यहीं से पता चल गया इसका ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 होगा। चलिए 55 नंबर का प्रश्न है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या है। आप बताएं उपनिषद की संख्या कितना है? वेद कितना है? 4 है। सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितना है? 4 है। पुराण कितना है? 18 होता है। पुराण कितना है? 18 है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश मतलब 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण, ये तो चलिए किसी और दिन बताएंगे। फिलहाल आप लोग याद रखिए उपनिषद कितना होता है? तो 108 उपनिषद होता है। कितना है? 108। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। चलिए उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितना है? 108 है। अच्छा, अगर पूछे सबसे याद पूछे भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है भैया? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। पूछेगा कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका आंसर आएगा मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए 56 नंबर का प्रश्न है, जस्ट ध्यान को आप एकत्रित कीजिए और तब आप मिलाइए। अब पूछा जाता है किन किन नदी का पुराना नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक? तो हमको अब मिलाना है। तो हम लोग वितस्ता, झेलम को, ऋग्वेद में झेलम को हम लोग कहते हैं वितस्ता। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और परुष्णी, परुष्णी व्यास को कहते हैं। किसको कहते हैं? परुष्णी व्यास नदी का पुराना नाम है। और नहीं, विपाशा प्यासा, विपाशा प्यासा नहीं, इसका होगा, सॉरी मिस हो गया। तो वितस्ता हो जाएगा झेलम, अब विपाशा हो जाएगा व्यास, यानी कि ए का 3 और ए का 3 और डी का 2। देखो कहाँ है? ए का 3, ए का 3, डी का 2। एक का 3, एक का 3 और डी का 2। हाँ, डी का 2 यहाँ मिल गया हमको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का 3, एक का 3, डी का 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 नंबर इसका हो जाएगा राइट, 1 नंबर इसका सही होगा। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। चलिए सल्तावन, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और उतना हम नहीं किए और सबका भी नाम नहीं बताए, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो 1-2 से तो पकड़ा जाता है। चलिए 57 नंबर का प्रश्न है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक पूछा है ऋषभ देव। कौन था भैया? ऋषभ देव था। ऋषभ देव को हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते थे। ऋषभ देव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह पूछे तो ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, क्या है? वृषभ। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए ये भी हो गया। 57 नंबर का प्रश्न हो गया। 58 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद नंदवंश के शासक धनानंद को मारकर गद्दी पे बैठा। तो वहाँ का जो लोग था, वहाँ का जो जैन धर्म का जो गुरु था भद्रबाहु, और उन्होंने कहा कि आपने इतना आदमी को मार के हत्या करके गद्दी पे बैठे हैं, आपको इसका पाप लगेगा, इसके कारण आपको इससे मुक्ति पाने के लिए आपको जैन धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को अपनाया था, तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है, शिलालेख के अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख कहा गया है कि लिखा गया है, किस किस भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक में भी लिखा गया है, खरोष्टी में भी लिखा गया है। ग्रीक में भी अशोक का शिलालेख जो है ग्रीक में भी लिखा गया है, खरोष्टी में भी लिखा गया, अरेमाइक में भी लिखा गया, संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 कहाँ है? देखो कहाँ ऑप्शन में? 1, 1, 2 ये नहीं होगा। 1, 2, 3, हाँ ऑप्शन 2 में है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 ये हो जाएगा। चलिए 60वां नंबर का प्रश्न है,
पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र एक बुक है, पूछा किसने लिखा। पंचतंत्र जो बुक है वो है विष्णु शर्मा का। किसका है? कालिदास का बुक का नाम क्या है? मालविकाग्नम। क्या है? मेघदूतम। मेघदूतम, मालविकाग्नम। तो ये सब बुक किसका है? कालिदास का है। विष्णु शर्मा क्या है? पंचतंत्र। तुलसीदास क्या लिखा है? रामायण। तुलसीदास क्या लिखा है? रामायण लिखा है। रामायण को किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। और बाणभट्ट द्वारा क्या लिखा गया है? हर्षचरित। क्या लिखा गया है? हर्षचरित। हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। चलिए ये भी हो गया। तो 60 नंबर का प्रश्न आपका हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 61 नंबर के प्रश्न की ओर। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन था? तक्षशिला था। कौन सा? तक्षशिला था, जिसको किसने बनाया था? महाराज तक्ष ने बनाया था। किसने बनाया था? महाराज तक्ष ने बनाया था। चलिए 61 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर के प्रश्न की ओर। 62 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या मत्स्य था? ऑप्शन 2 में है गौड़ था। क्या वत्स था? ऑप्शन 4 है कामरूप था। बच्चों बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो था गौड़ था। क्या था? हमने आपको बताया था गौड़ वंश का शासक कौन था? शशांक। कौन था? शशांक था। चलिए तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। क्या होगा? गौड़ होगा। अच्छा कामरूप, कामरूप वंश कहाँ चल रहा था? तो असम में चल रहा था। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कामरूप वंश कहाँ चल रहा था? असम में चल रहा था। चलिए अच्छा मत्स्य क्या था? महाजनपद काल में मत्स्य का राजधानी कहाँ था? विराटनगर था। कहाँ था? विराटनगर था। विराटनगर था। चलिए ये भी हो गया। वत्स ये सब चलिए हटाइए। कामरूप, कामरूप वंश कहाँ चल रहा था? असम में चल रहा था। चलिए 63 नंबर का हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 63 नंबर का मेरा प्रश्न कहता है, नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख हैं। तो नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है। तो ये तीनों शैली है। क्या है भैया? शैली है। शैली है कहने का मतलब है, अगर ये शैली है तो इसे क्या करता होगा? इसे मूर्ति बनाने का शैली है। क्या है? मूर्ति कला बनाने का शैली है। जितना भी आप मंदिर देख रहे हैं ये 3 कला में बनाया जाता है। एक नागर शैली में, एक द्रविड़ शैली में और बेसर शैली में। मंदिर का डिजाइन जो देख रहे हैं वो 3 डिजाइन में बनाता है, नागर शैली में और एक द्रविड़ शैली में, एक बेसर शैली में। तो पूछा जाता है कि ये तीनों क्या है? तो उपमहाद्वीप के जातीय समूह है। ऑप्शन 2 है भारत के प्रमुख संगीत घराने का है। ऑप्शन 3 है भारतीय मंदिर की वास्तुशैली है। ऑप्शन 4 है भारत का भाषाओं के आधार पर बंटवारा है। तो हमने बताया नागर, द्रविड़ और बेसर तीनों प्रमुख क्या है? मंदिर बनाने की वास्तुकला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। चलिए देखिए नागर शैली में का जो अगर मंदिर आपको दिखेगा, इसमें दिखेगा क्या? गुंबद के ऊपर गुंबद, गुंबद के ऊपर आपको गुंबद दिखाई देगा। गुंबद के ऊपर है, इसी के ऊपर एक गुंबद दिखाई देगा। गुंबद के ऊपर गुंबद, गुंबद के ऊपर गुंबद, तो वो हो जाएगा नागर शैली। द्रविड़ शैली में क्या होगा? कच्चा एकदम ऐसे बैठा देगा, पठार के ऊपर पठार, पठार के ऊपर पठार, तो क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली हो जाएगा। जहाँ पर बेसर शैली क्या होता है? जहाँ पे नागर और द्रविड़ दोनों शैली को मिला देने पर बेसर शैली मिलता है। चलिए आप उतना याद रखिएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, कई बार हमने पीछे भी बता के आए हैं। शक संवत का प्रथम मास कब है? शक संवत कब चालू हुआ था? 78 AD में। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। शक संवत का प्रथम महीना कौन होता है? बैसाख होता है। अगर पूछे शक संवत का अंतिम महीना कौन होता है? तो फागुन होता है। प्रथम महीना बैसाख, प्रथम महीना चैत्र होता है। सॉरी आप लोग थोड़ा मिस हो गया। शक संवत का प्रथम महीना क्या होता है? चैत्र होता है और अंतिम महीना क्या होता है? फागुन होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर का प्रश्न है, नागर कोझिकोड कहलाता है। नागर कोझिकोड क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 तंजोर कहलाता है। ऑप्शन 2 त्रिचूर कहलाता है। ऑप्शन 3 त्रिशूर कहलाता है। ऑप्शन 4 कालीकट कहलाता है। नागर कोझिकोड कहाँ कहलाता है? कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। आप याद कीजिए, इस कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था? इस कालीकट बंदरगाह पर आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत आया था। भारत का राजा उस समय कौन था? भारत का राजा उस समय था जमेरिन। कौन था? जमेरिन था। और व्यापारी कौन था? अब्दुल मलिक। चलिए 66 नंबर का प्रश्न हो गया। 65 नंबर का प्रश्न हो गया। 66 का प्रश्न है, चोल शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल जो शासन था, चोल शासन जो था उसका प्रमुख विशेषता था स्थानीय स्वशासन का। क्या था? पंचायती राज व्यवस्था का।
पंचायती राज व्यवस्था का, तो कहाँ पे हमको पंचायती राज व्यवस्था दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन सैनिक संगठन का, बिल्कुल गलत। शहरी प्रशासन, बिल्कुल गलत। केंद्रीय प्रशासन, बिल्कुल गलत। ग्रामीण स्वायत्ता, हाँ, तो ग्रामीण स्वायत्तता यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। ग्रामीण मतलब क्या? पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, तो इसका 2 राइट आंसर होगा। चलिए 66 का भी हो गया। 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हम सबको पता है कहाँ स्थित है, तो लोथल में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आप पूछेगा लोथल किस नदी के पास पड़ता है, तो बताना है भोगवा नदी के पास में। किस नदी के पास में? भोगवा नदी के पास में लोथल पड़ता है। और कालीबंगा पूछे कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा आप याद रखिएगा, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो का खोज पूछेगा किसने किया था, तो बताना है गोपाल मजूमदार। क्या बताना है? गोपाल मजूमदार। चलिए ये सब क्वेश्चन हो गया। 68 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदी विधि का लेखक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है वाल्मीकि को, ऑप्शन बी है वशिष्ठ को, ऑप्शन 3 है मनु को, ऑप्शन 4 है पनी को। पहले ही बता चुके हैं। हिंदी विधि का लेखक किसे कहा था? मनुस्मृति को कहा जाता है। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, इसको कहा जाता है। चलिए 68 नंबर का प्रश्न हो गया। 69 नंबर का प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी हमने देखा हर्षवर्धन, हुएनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। अब पूछ रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं भैया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में यह आया था। चलिए अच्छा, इसका किताब का नाम क्या है? अच्छा, हुएनसांग का किताब का नाम क्या था? CU की। लेकिन फाहियान की किताब का नाम क्या था? फोक्यूकी नाम था। चलिए आप ये भी याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कई बार बताए हैं भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। बोध गया में तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और राजगीर में नहीं, लुम्बिनी में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। हालांकि महावीर का भगवान बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को हुआ था। चलिए 71 नंबर का प्रश्न है, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो हम सबको पता है। चाणक्य का असली नाम पूछे तो चाणक्य का असली नाम याद रखना बिक्को पाउडर। बी से विष्णुगुप्त, क से कौटिल्य। बी से विष्णुगुप्त, क से कौटिल्य। तो इसलिए हमको इसको कहते हैं बिक्को पाउडर। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार, चाणक्य का असली नाम पूछे तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अच्छा, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। किसका था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पूछेगा कौन यूनानी व्यक्ति भारत आया था, तो आपका आंसर आएगा मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज का अगर किताब का नाम पूछे तो क्या है? मेगास्थनीज का किताब का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका नामक बुक किसका है? मेगास्थनीज का है। चलिए आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर का प्रश्न हो गया। 72 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक का अधिकतर शिलालेख जो है ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, और खरोष्ठी में भी लिखे गए हैं, देवनागरी में भी, यूनानी में नहीं लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सबसे अधिक का अगर बात करें तो सबसे अधिक ब्राह्मी में लिखा गया है। सबसे अधिक ब्राह्मी में लिखा गया है। चलिए 72 का हो गया। अब 73 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? हम सबको पता है नालंदा विद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त है तो गुप्त वंश ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 74 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी कितना बार बताएं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वैशाली में किसका जन्म हुआ था, भगवान महावीर स्वामी का हुआ था। चलिए 75 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। मगध का शासक धनानंद, हाँ धनानंद मगध का शासक था। बिंदुसार ये भी था, शिशुनाग ये भी मगध का शासक, कनिष्क जो था वो मगध का शासक नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। दोस्तों ये रहा टोटल आज का भी 25 क्वेश्चन। आगे कल आपको फिर 25 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का मैं आपको कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेजें। रोज़ मैं आपको एक सेट का सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।